एक बच्चा जो हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करता है, स्विच करता है, उसे क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये समस्या होती है आप लोगों के साथ। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे? मैं भी बहुत अच्छा। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी 10वीं की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करते हैं। खासतौर पे अगर बिहार बोर्ड के बच्चों को देखा जाए तो 10वीं तक बिहार बोर्ड में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपका मार्क्स कितना भी आए, चाहे 0 या 100% आए, वो काउंट नहीं होता। इस कारण से बच्चे क्या करते हैं ना कि इंग्लिश पे बहुत कम ध्यान देते हैं, जिनके कारण उनको 11वीं में 12वीं में एक बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज किसी के इंटेलिजेंसी का चेक बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा भी मानना है कि इंग्लिश आपके इंटेलिजेंसी को निर्धारित बिल्कुल नहीं करती है। साथ ही साथ मैंने भी अपने जीवन में देख रखा है कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट डॉक्टर या अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई की है और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से IIT वगैरह की भी पढ़ाई कर रही है। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि जब 10वीं के बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, जब 11वीं में आते हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेडिकल की तैयारी करूं या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करूं, तो उनको जो आगे की पढ़ाई करनी होती है वो पढ़ाई करनी होती है इंग्लिश मीडियम में। तो बहुत सारा टाइम उनका निकल जाता है लैंग्वेज को समझने में। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, ये सोचकर कि भाई ये मेरे से ना हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ। कुछ बच्चे जो उसमें लगे रहते हैं कि नहीं, किसी भी तरीके से करके मैं पढ़ूंगा, मेरे को समझना है। बहुत कम परसेंटेज में वो बच्चे अपने 2 साल के दरमियान ही पढ़ते हैं 11वीं और 12वीं, साथ साथ वो मेडिकल का एग्जामिनेशन या इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन भी क्रैक करते हैं। लेकिन इन बच्चों का परसेंटेज थोड़ा लो रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ते हैं 10वीं तक, उनका क्या समस्या है, उनके समस्या का क्या समाधान है और आगे उन्हें अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए कि उनका जो एक फियर है इंग्लिश को लेकर के वो धीरे धीरे विद द टाइम कम हो जाए। एक बच्चा जो हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करता है, स्विच करता है, उसे क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो उनका जो सबसे पहला समस्या होता है ना कि जैसे ही बच्चा इंग्लिश मीडियम वाले कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको बुक थमा दिया जाता है इंग्लिश में। अब बच्चा कुछ समझे ना, क्योंकि उसने तो अभी तक पढ़ाई हिंदी मीडियम में कर रखी है। तो यहाँ बच्चा का थोड़ा सा ना मोटिवेशन वो कम हो जाता है। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, मैं अभी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको परेशानी होती है बच्चों जब आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा आप समस्या कब हो जाती है, जब टीचर आपके कोचिंग या फिर आपके कॉलेज में या फिर आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ा रहा होता है तो वो तो लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करता है। तो वहां आप उसके रेट ऑफ स्पीच को, यानी कि वो जिस तीव्रता से बोल रहा होता है, आप उसके लैंग्वेज को, भाषा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप तो अभी बस नए नौसिखिए हैं, लर्नर हैं, और टीचर आपका एकदम फर्राटेदार फ्लो में बोला जा रहा है इंग्लिश। तो वहां पे आपको समस्या होती है कि सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। ये समस्या होती है आप लोगों के साथ में। एक और समस्या होती है कि जब आप साइंटिफिक वर्ड्स से रूबरू होते हैं ना, तो वहां पे एक समस्या होती है आप लोगों के सामने में कि जैसे अभी तक आप लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेसिस निकला, आप लोग श्वसन पढ़ रहे थे, बाद में वो तो रेस्पिरेशन निकलता है। आप परागन पढ़ रहे थे, वो तो पॉलिनेशन निकलता है। ऐसे ऐसे बहुत समस्याएं होती है, खासतौर पे बायोलॉजी में। उसके अलावा एक समस्या और होती है कि जब आपके आजू बाजू वाले बच्चे जो पहले से शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, वो टीचर अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन उनसे करता है इन बिटवीन, तो वो जवाब देते हैं और आप उस समय में जवाब नहीं दे पाते, जिसके कारण कभी कभी आपका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो चला जाता है। ये तो आपके साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है मेरे पास, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। एक बात उससे पहले मैं कहता हूं बच्चों कि कभी ऐसा सुना है क्या कि कोई बोले कि मैं तब तक पानी में नहीं उतरूंगा जब तक मैं तैरना ना सीख जाऊं? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज तक आपको हिंदी किसने सिखाई? किसी ने आपको हिंदी बोलना नहीं सिखाया, आप स्वतः सीख गए। क्यों? क्योंकि आप उस तरह के एटमॉस्फेयर में रहे, उस तरह के वातावरण में रहे जहां पे आपके आजू बाजू वाले लोग हिंदी में बात करते थे। आप अगर इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर रहे हैं तो हिम्मत के साथ शिफ्ट कीजिए, क्योंकि वहां पे आपके आजू बाजू वाले लोग जिनसे इंटरेक्ट करने में, बात करने में शुरुआती दौर में आपको हो सकता है थोड़ा सा संकोच होता हो। बाद में आप उनसे जब कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं, लगातार बात करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके लेवल पे आ जाते हैं। एक दिन आपका भी भाषा का स्तर, इंग्लिश का स्तर उसी लेवल पे आ जाता है। इसीलिए गिव अप नहीं करना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सॉल्यूशन का। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है?
जब आप 11th में एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो आप एक साथ दोनों मीडियम का बुक अपने पास में रखिए, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। इनिशियली कुछ दिनों के बाद आप इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में ही पढ़ के समझेंगे, लेकिन आप न्यू लर्नर हैं, नवसिखिए हैं, इसीलिए आपको ये दोनों साथ साथ लेके चलना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। दूसरा, आप कम से कम बायोलॉजी के कुछ टर्म्स को डेली ध्यान में रखें, डेली रिवाइज करें। लर्न 10 to 20 बायोलॉजी टर्म्स, 10 से 20 बायोलॉजी के टर्म्स आप डेली अपने प्रैक्टिस में लाएं, उसको पढ़ें। एक छोटा सा नोटबुक बना लें और उसमें बायोलॉजी के जो वर्ड्स हैं जो इससे पहले आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, श्वसन, रिस्पिरेशन कहते हैं, ऐसे चार्ट बना के उसको एक बार देखिए जरूर। इनिशियली कुछ दिनों के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। उसके अलावा आप अगर किसी का लेक्चर देखते हैं तो उस लेक्चर का एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में देखिए, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। हालांकि मैं इस बात को हमेशा धुर विरोधी रहा हूं कि आप ऑनलाइन जाइए, लेकिन अगर आप जाते हैं कभी कभी किसी पॉइंट पे किसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप उस लेक्चर को इंग्लिश में देखिए, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में रखिए आप, राइट। नेक्स्ट, मेंटेन अ पर्सनल वोकैबुलरी नोट्स। आप जो कॉमन वर्ड्स है ना, जो साइंस में भी यूज होता है और इंग्लिश लिटरेचर में भी यूज होता है, उसका एक नोट्स बनाइए। ये सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताया है ना, ये कुछ इनिशियल दौर में, शुरुआती दिनों में कुछ दिनों तक के लिए करना है, हो सकता है 1 से 2 महीने तक। बाद में फिर आपको यह चीज खुद में फील हो जाएगा कि हाँ, अब मैं इस लेवल पे आ गया हूं कि टीचर कितनी भी तेजी से क्यों ना बोले, मैं समझ जाऊंगा, बुक में कोई सा भी लाइन क्यों ना लिखा है, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस रीडिंग 1 पेज ऑफ इंग्लिश एवरी डे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको किसी ने हिंदी बोलना नहीं सिखाया, या आपने स्वतः ही सीखा है। हिंदी पढ़ना भी थोड़ा थोड़ा टीचर ने बचपन में कभी गाइड किया होगा, लेकिन उसके बाद आपने स्वतः ही हिंदी पढ़ना सीखा। सेम यहां पे, सेम यहां पे आप जब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे, डेली आप इंग्लिश से रूबरू नहीं होंगे, तब तक आप उसे जानेंगे कैसे। 10th तक आप उसे डेली रूबरू नहीं होते थे, तो आप उसे नहीं जान पाए। ये कारण है कुछ, जिसके ये सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो आप इनिशियली कुछ दिनों तक करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये आपके फ्यूचर को बिल्कुल डिसाइड नहीं करता। आप हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हैं या इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से हैं, ये बिल्कुल कोई डिसाइड नहीं करता। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है अपने फंडामेंटल काम को लेकर के, अपने मौलिक काम को लेकर के, यह आपका फ्यूचर जरूर डिसाइड करता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि मैं इंग्लिश इंप्रूव कर सकता हूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, यस आई कैन इंप्रूव माय इंग्लिश। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।